आज हमारे साथ हिंदी और भोजपुरी के प्रख्यात कवि एवं कथाकार श्री मृत्युंजय कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह ने अनेक कविताएं लिखी और उनके 2 कविता संग्रह भी प्रकाशित हैं, किरचे और आस के आभास। लेकिन आज हम मुख्य रूप से उनके उपन्यास गंगा रतन विदेशी पर बातचीत करेंगे। ये मूलतः उन्होंने भोजपुरी में लिखा और ये भोजपुरी में लिखा जाने वाला संभवतः सबसे बड़ा उपन्यास है, न केवल अपने आकार में बल्कि अपने आयाम में, अपने उद्देश्यों में और अपनी चिंताओं में भी। ये अनेक कालखंडों को समेटता है, अनेक पीढ़ियों की कथाएं कहता है और एक घूमने वाले कैमरे की तरह ये देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में जाता है। श्री मृत्युंजय कुमार सिंह आज उन लोगों में हैं जिन्हें हम संस्कृति पुरुष भी कह सकते हैं। वे कवि, कथाकार, संगीतकार, गायक और सांस्कृतिक दूत भी हैं हमारे देश के। आप इंडियन पुलिस सर्विस के उच्च अधिकारी हैं और फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस में डायरेक्टर जनरल हैं। लेकिन मूलतः हृदय से और अपनी पूरी बनावट में और अपने कृतित्व में वो कवि एवं कथाकार हैं। आज हम उनसे गंगा रतन विदेशी के बारे में बातचीत करेंगे, जिसका अनुवाद हिंदी में भी हो चुका है और कई अन्य भाषाओं में हो रहा है। मृत्युंजय जी का अगला उपन्यास भी आने वाला है और उनका एक खंड काव्य द्रौपदी भी यंत्रस्थ है। आज उनके साथ खास तौर से बातचीत करेंगे श्री नीलांशु रंजन। नीलांशु रंजन भी एक महत्वपूर्ण कवि, गज़लकार, कथाकार एवं पत्रकार हैं। नीलांशु रंजन ने अनेक किताबें लिखी हैं, अनेक कार्यक्रम टेलीविज़न के लिए बनाए हैं और कई टेलीविज़न चैनल के साथ इनका बहुत गहरा और आत्मीय जुड़ाव रहा है। आज हमारे बीच ये 2 प्रमुख हस्तियां हैं और ख़ास तौर से हम गंगा रतन विदेशी के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि वैसे तो अभी मृत्युंजय जी बंगाल में और कलकत्ते में हैं, लेकिन इस किताब की भाषा भोजपुरी है और वो हमारे प्रांत की मुख्यतः भाषा है और हमारे प्रांत की जो भोजपुरी है, बिहार की, ये उपन्यास उसमें उस भाषा में लिखा गया है। आप रहने वाले भी बिहार के हैं, विक्रमगंज के पास के, और इसलिए इन पर और इनकी किताब पर बिहार के पाठकों का अलग से भी हक बनता है और हम चाहते हैं कि इस उपन्यास के बारे में हम बात करें और आप श्रोताओं और दर्शकों को इस किताब के बारे में अगर थोड़ी भी दिलचस्पी हो इस कार्यक्रम से और आप इस किताब को पढ़ें और बताएं हम सबको, तो बहुत खुशी होगी। इसी के साथ मैं श्री नीलांशु रंजन जी को अब ये सूत्र देता हूँ कि वो आगे की बातचीत शुरू करें और नीलांशु रंजन जैसे संवेदनशील कवि से हम उम्मीद भी करते हैं कि वो इस उपन्यास पर बारीकी से बातचीत करेंगे। नीलांशु शुक्रिया जी। आपका। ये सर जो गंगा रतन विदेशी उपन्यास जो मैंने पढ़ा, जी जी तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया कि किस्सा गोई जो है जी ये एक बहुत ही खूबसूरत फ़न है जी जी और इसके कई आयाम होते हैं।
तो आपके उपन्यास से गुजरते हुए मैंने देखा कि किस्सा गोई का जो है वो जो फन जो है जी। आपने उसमें महारत हासिल की है। जी। एक से एक किरदार चले आते हैं, गंगधरिया है तो कंचनिया है तो हेमवती हैं और एक मतलब किस्सा दर किस्सा वो निकलता चला जाता है। तो ये जो किस्सा गोई है जिसका मैंने अभी बताया कि आपके उपन्यास से गुजरते हुए मैंने पाया, जी। इस किस्सा गोई के फन को आपने कैसे मतलब इसको इस फलक को कैसे आपने विस्तार दिया इसको? ईमानदारी से मैं आपको और हमारे जो दर्शक और श्रोता जुड़े हैं सबको प्रणाम करते हुए मैं ईमानदारी से यही कहना चाहूँगा जी। कि यह उपन्यास और यह कथा मेरे जीवन की पहली कथा है। अच्छा। इसके पहले मैंने गद्य में कुछ नहीं लिखा, जो कुछ भी लिखता था पद्य में ही लिखता था। और जब मैंने लिखना शुरू किया, ये कथा मेरे अंदर बुन रही है, बन रही है, जिसका कि संकेत मैंने अपनी भूमिका में दिया भी है। तकरीबन 10-11 साल लग गए इस कथा को बनने, बिगड़ने और तैयार होने में। जी। लेकिन जब मैंने एक बार लिखना शुरू किया तब भी मुझे नहीं पता था कि ये पात्र 2-4 पात्र सामने थे। गंगा रतन विदेशी, उसके पिता रतन दुलारी, उसकी माँ गंगझरिया, ये लक्ष्मिया, ये सब थे मेरे सामने। लेकिन बाकी के पात्र जैसे स्थितियों से निकलते गए, आप अपने आप निकलते गए। और मैंने केवल एक ही काम किया कि मैं जैसे एक मूक दर्शक की तरह देखता रहा सामने, एक जैसे ना सिनेमा चल रहा हो मेरे, और मैं वैसे ही लगता है हाँ, सिनेमा चल रहा हो और मैं मेरी संवेदना का केवल इतना ही उसमें रोल है कि मैं चुपचाप उसको आत्मसात करता गया और अपनी भाषा में उसको समझिए कि नरेट करता गया। कहने कि मैं नरेटर हूँ इसका। और लेकिन नरेटर ऐसा हूँ जिसको साहित्य में कभी कभी हम लोग कहते भी हैं कि वो ऐसा नरेटर जो कभी कभी यही भूल जाता है कि वो नरेट कर रहा है और वो भी घुस जाता है उसके अंदर। तो ऐसी भी बातें हुई हैं। तो हमारे पात्र इस तरह से तैयार होते हुए हैं। अब उसमें कुछ अपने जीवन, हर रचनाकार के जीवन की कुछ न कुछ अनुभव, कुछ न कुछ चरित्र और व्यक्तित्व जो हैं उसमें निश्चित रूप से आएंगे, हमारे भी आए हैं। मैं जैसे गंगझरिया नाम अपने आप में एक हमारी पटीदार में, जो हम लोग गोतिया कहते हैं, पटीदार में एक हमारी बड़ी दीदी होती थी हमसे 10-15 साल, अब नहीं है, गुजर गई। उनका नाम गंगझरिया था। पता नहीं गंगझरिया का जब चरित्र तैयार होना शुरू हुआ तो मुझे बार बार वही उनकी ही याद आए। अच्छा। तो मैंने कहा कि इसका नाम मैं गंगझरिया ही रखूँगा। और इस तरीके से ऐसे पात्रों का उदय हुआ है। हाँ, वो वही मैंने देखा कि गंगझरिया उनके अंदर की जो मतलब जो संवेदना है, वो जो प्रेम का भाव है बरजेश के साथ, रतन दुलारी के साथ, और फिर मुलाकात होना बनारस की गलियों में, बनारस के घाटों पर, और अरुण कमल साहब भी साथ में हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास भी कई सवालात होंगे। लेकिन एक मैं उनके जाने के पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा पहली बार मिली मुझे जब 2004 या 5 साल में मैं गयाना गया था एक संगीतकार के रूप में, मतलब संगीत गायन के लिए, भोजपुरी गायन के लिए। और उसके बाद ठीक 1 साल बाद मैं मॉरिशस भी गया गायन के लिए। तो जब वहाँ गया तो वहाँ के तमाम लोगों से जाकर मैं मिला, और मिलने से मुझे अचानक से अंदर पता नहीं, वहाँ के लोगों की बातें, वहाँ के लोगों का जीवन, तरह तरह की चीज़ें, खान पान, वो सब मेरे अंदर घर करता जा रहा था। तब हमने उनके इतिहास के बारे में थोड़ा जानना चाहा, थोड़ी दिलचस्पी ली। और सब कुछ चल ही रहा था कि तब तक जो मैंने भूमिका में भी बात बताई है कि नलिनी मोहाबीर करके एक गयानीज कैनेडियन एक महिला है जो शोधकर्ता हैं। वो शोध करती हुई, मैं डायरेक्टर था विदेश मंत्रालय का कलकत्ते में, अचानक से एक दिन वो पहुंच गई। मैं इसीलिए कहता हूं कि कुछ प्रोविडेंस होता है। अच्छा। शायद उस दिन ही इस कथा का बनना तय हो गया। हाँ, आपने इसका जिक्र भी किया। वो आई और उन्होंने मुझसे कुछ सलाह और कुछ मदद मांगी कि चूंकि ये गिरमिटिया के जितने जहाज थे सब कलकत्ते से गए थे, तो उनको यदि कुछ जानकारी उसके बारे में मिल पाए। मैंने उनको मदद भी की और उसके एवज में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर किए, जो मैं बाद में पढ़ा मैंने। और जब पढ़ा, वो जो छबलाल जी का, उनके दादाजी का जो मैंने संस्मरण इसमें दिया है, भूमिका में लिखा है, वो बिल्कुल सही है। और उसी डॉक्यूमेंट से मेरे अंदर ये कथा बननी शुरू हुई। और उसके बाद फिर धीरे धीरे भोजपुरी में मैं लिखूं। मैंने शुरू में ही सोच रखा था कि ये कथा चूँकि भोजपुरियों की है, इसलिए भोजपुरी में ही मैं लिखूंगा। लेकिन फिर भी लोगों के सलाह ऐसे थे कि थोड़ा मन डगमगा रहा था कि मैं हिंदी में लिखूं, भोजपुरी में लिखूं। लेकिन तभी तक एक दिन मुलाकात हो गई, सर्दियों के दिनों में
हमारे केदारनाथ सिंह कवि आ जाया करते थे कलकत्ते में 2-3 महीने के लिए। उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत होते होते उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ी और कहा कि, और बड़े सहज भाव से कहा कि तई काहे तू भोजपुरी में लिखत लिखत जी। और पता नहीं मुझे उनके कहने से लगा जैसे कि, हालांकि उन्होंने भोजपुरी में शायद ही कुछ लिखा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि भोजपुरी में क्यों नहीं लिखते इसको, इसकी कथा, फिर मेरे जैसा संकल्प की तरह बन गया ये कि नहीं अब इसको मैं बिल्कुल भोजपुरी में ही लिखूंगा, और शुरुआत की उसकी। अरुण कमल भाई भी साथ में हैं, इन्होंने भी पढ़ाई उपन्यास को मिले थे, इनके पास भी सवालात निश्चित तौर पे होंगे। हम चाहते मुख्य रूप से आप इनको कुरेदें और बातें निकालें, लेकिन 2-3 बातें मेरे दिमाग में भी हैं। पहला तो यह है कि ये भोजपुरी उपन्यास की कोई परंपरा आपको मिलती है जिसमें कि आपने इसको लिखा, इसकी परिकल्पना की? सर मैंने कभी भोजपुरी, इसके पहले मैंने कोई भोजपुरी उपन्यास पढ़ी ही नहीं। मैंने कुछ भी भोजपुरी में केवल कुछ गीतों को छोड़कर, जिसके लिए जाना जाता है भोजपुरी भाषा जानी जाती है, इसको छोड़कर मैंने कभी भी कोई भोजपुरी उपन्यास, या इनफैक्ट जब मैं लिख रहा था, इसके लिखते वक्त मुझे पहली बार फुलसुंगी का रेफरेंस आया, फुलसुंगी का, लेकिन आज तक मैंने फुलसुंगी नहीं पढ़ी है। मैंने, क्योंकि मैं उससे मेरा इच्छा हुई थी मेरी कि मैं पढ़ूं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा भोजपुरी साहित्य, अब इसके ख़त्म कर लिखने देने के बाद करूंगा, ताकि किसी चीज़ का प्रभाव ना मुझे प्रभावित करे। ये बताइए जी कि भोजपुरी चूँकि पद्य की भाषा तो जी जी लंबे समय से है, रही है, गद्य भी लिखा गया है, लेकिन इतना बड़ा उपन्यास जी भोजपुरी में शायद ये पहला है। जी। तो भोजपुरी में लिखते हुए आपको कभी ऐसा लगा कि ये भाषा सारे भार का निर्वहन कैसे करेगी, और क्या कोई समस्या आपको ऐसी आई कि आपको ये लगे कि ये भाषा जे कहे कि चाहें कि मैंने भोजपुरी में कैसे ही कहाई, हिंदी में तो मान लें कि मिलल बा कैसे होई, अंग्रेजी में और मैंने रवात अंग्रेजियों के विद्वान बानी सब मिलल बा, लेकिन भोजपुरी में का रवा कबहू बुझाइल कि कुछ भार ऐसन बा जे वहन कर सकी भोजपुरी की ना? अब साँच कही तो हमरा कबो ना बुझाइल कि एकरा में कोनो समस्या होगी, काहे कि भोजपुरी जब उपन्यास हम शुरू कैनी तो हमार सब जितना पात्र रहन, जैसे स्थिति परिस्थिति दृश्य परिदृश्य जे रहे, सब भोजपुरी के रहे। तो ऐसे एक तरह से कह सकीला कि मैं किताब जो है मैं ओरिजिनली भोजपुरी में ही सोच रहा था, भोजपुरी में ही बोल रहा था, भोजपुरी में ही मेरे पात्र बात कर रहे थे, इसलिए मुझे भोजपुरी लिखने में कोई समस्या नहीं हुई। छोटी मोटी कहीं कहीं शब्दों की समस्या आई होगी, वो 1-2 समस्या मुझे अभी भी याद है। 1-2 शब्दों के लिए मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा कि एकर भोजपुरी मैंने हमनी के गांव में का बोलत रही। जैसे कौन शब्द? जैसे कि एक जगह शब्द आयल रहे दोसरा के, जो बोल रहे हैं कि आन के, अच्छा हाँ, आंगच, आन, ये सब शब्द सबके हमनी के इस्तेमाल खत्म हो गई बा, हमनी के भोजपुरियों में लोग ना बोले। लेकिन अभी जब आपने आन शब्द कहा तो मुझको लगा कि द अदर के लिए जी इससे सुंदर शब्द कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल 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 कि, और ये हम लोग लगभग भूल गए थे। जी भूल के कहा अनका के मैंने आपका ये उपन्यास जब पढ़ा तो मुझको इतने शब्द मिले, इतने पद मिले, इतने लोकगीत मिले कि मैं बस मुग्ध हो गया। अब इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बात जो भी मेरे दिमाग में आ रही है कि इसका हिंदी अनुवाद भी आपने किया। अनुवाद तो नहीं कहेंगे, इसका हिंदी रूपांतरण भी आपने किया। ये लिप्यांतरण, रूपांतरण इसलिए कि उसमें बहुत से लोकगीत और प्रसंग हैं जो मूलतः भोजपुरी में हैं, जो रहने दिए गए, लेकिन साथ साथ आपने उसके हिंदी भावार्थ भी दिए। जी। तो हिंदी करते हुए भोजपुरी से आपको क्या अनुभव हुआ? क्योंकि ये एक खास तरह का अनुभव होगा जो अनुवाद के सिद्धांत में काम करने वालों के लिए बहुत उपयोगी होगा। एकरा में हमरा बहुत प्रॉब्लम भइल।
अनुवाद करने में उसकी बात मैंने अपनी भूमिका में थोड़ी सी लिखी भी है, छोटे से में एक पैराग्राफ में, कि अनुवादक के रूप में, हालांकि मेरी ही लिखी किताब थी और मैं ही कर रहा था, तो एक तो सबसे पहले मैं बड़ा सजग था कि अनुवादक की भूमिका के रूप में मुझे किताब उस रचनाकार के मोड से बाहर निकलना है। और दूसरी कि कई बार भोजपुरी के ऐसे शब्द हैं जैसे चैला, लकड़ी के चैला, हाँ, अच्छा, उसका मैंने जो टुकड़ा किया जाता है, बोटे जो होते हैं लकड़ी के बोटे। इसके बाद भकुआइल, हाँ, मुंह बौल है, मुंह फाड़ना पता नहीं कुछ अजीब टाइप लगता था। ये मुंह बाना या मुंह फाड़ने के जो भावार्थ में सब ठीक ही हैं जी, लेकिन जो भाव उससे निःसृत होता है, उस भाव माने वो भाव नहीं है जो मैं सोच रहा था कि जो भोजपुरी में था। तो इस तरह के कई शब्द आए जिसमें कहीं जाके मैं रुक गया, और उसकी वजह से कई बार मैं मान के चलता हूँ कि कई जगह कुछ भाषाई गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन मैं ये मान के चला था कि जैसे भी हो अनुवाद को मैं जितना भाव में जितना करीब रख पाऊँ भोजपुरी के, क्योंकि यदि उससे ये हट गया तो इसका फिर मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा, सारा रस ही ख़त्म हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई जो आखिरी बात मेरे दिमाग में भी आ रही है, इसके बाद नीलांशु जी इसके विषय और शिल्प वगैरह पर ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे कि आपने, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ एक पाठक के तौर पर और एक भाषा को चाहने वाले के तौर पर, जो भोजपुरी हिंदी दोनों को चाहता है, कि आपने इस उपन्यास को लिखकर एक बहुत बड़ा काम ये किया कि बहुत सारे पद, बहुत सारे शब्द और बहुत सारे जीवन प्रसंग जो लुप्त हो जाते, आपने उनको सुरक्षित किया और ये एक तरह का कोश आपने बनाया पाठकों के लिए, भावी पाठकों के लिए और रचनाकारों के लिए जो भावी रचनाकार होंगे। और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत मैं आपका उपकार मानता हूँ इसके लिए। धन्यवाद सर। हाँ, नहीं, मैं बहुत प्रभावित हुआ। जैसे फुलसुंगी भी मुझको बहुत प्रिय है और भोजपुरी में जो कवियों की महान परंपरा है, भिखारी ठाकुर से लेकर भिखारी ठाकुर के यहाँ भी गद्य मिलता है उनके नाटकों में, लेकिन भिखारी ठाकुर के यहाँ उपन्यास का जो फलक है वो नहीं है, वो महान नाटक है, ज़्यादातर क्षेत्रीय कामों से ही बंधा है। हाँ, वो गद्य है। तो इसलिए नीलांशु जी इससे बात करेंगे आगे कि कैसे इतना बड़ा विषय आपने लिया और वो उसको इतना बढ़िया। अब प्रकाश उदय ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसमें बहुत पसारा गया और पसार के फिर उसको संवारा गया। जी। तो ये जो प्रसार और उसका फिर समाहार है, संभारना मतलब समाहार, ये इतना सुंदर है। तो वो नीलांशु जी बड़ी खूबसूरत है। ये जो उपन्यास, इसको पढ़ते हुए जो सर मैंने महसूस किया कि ये जो उपन्यास है, पहली बात तो ये है कि इसको आदमी नॉन स्टॉप पढ़ेगा। इतनी मतलब इसकी जो कशिश, इसका जो आकर्षण है जो पढ़ते हुए आप गुजर रहे हैं, और जैसा कि सर ने भी कहा कि इतने ज़्यादा पात्र दर पात्र जो हैं इसमें आ रहे हैं, और मैंने नाम भी लिया था ये कंचनिया, गंगथरिया, तो हेमवती वगैरह वगैरह जो है कई लोग आते हैं उसमें जो है, और उनके अंदर का वो जो है प्रेम और सब कुछ जो है, और वो जो उनका संघर्ष है जीवन का, वो तो आया ही है। लेकिन जो दो बातें मैंने इसमें जो मतलब जो है बहुत ख़ास जो मैंने गौर किया, एक तो ये कि गिरमिटिया को लेकर जो आपने लिखा है उस पर लगता है कि बहुत ख़ास आपका शोध है, और उस गिरमिटिया के बहाने वो मतलब वहाँ पहुँचना नटाल, और उस पर फिर वहाँ से फिर गांधी जी के जो है और उसके जो है जो है आपने जो है फ्रीडम स्ट्रगल का जो है जो एक विस्तृत वर्णन दिया, तो मुझे लगता है कि इसमें मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी समाहित है। इसमें आपने बहुत कुछ इसमें बताया है, उसमें कि गांधी बाबा आते हैं, गांधी बाबा ही कहा है, गांधी बाबा आते हैं, और कैसे कैसे, और वो पूरा आपने एक जो है खींचा है फ्रीडम। तो मुझे लगता है कि एक वो मतलब आपके दिमाग में क्या ये भी चल रहा था कि फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर भी बातें यहाँ पर रखी जाएँ? मैं कहूँगा कि वो बातें ऐसे आती गई कि जैसे वो समय काल, वो कालखंड ही ऐसा था। जैसे जैसे मेरी कथा बढ़ती जाती है वैसे वैसे
अब साउथ अफ्रीका में अगर गांधी का मूवमेंट के साथ इनका जुड़ जाना, फिर बाद में उनका यहाँ से आके जुड़ जाना, ये सब बातें बड़े स्वाभाविक रूप से आती गई। और जब जब आती गई, ये इसमें कोई शक नहीं है कि मैं शोध करता रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। और गांधी जी के भी कई सारे तथ्य ऐसे होंगे जो मैंने इसमें मैंने उद्भाषित किए हैं, जो कई सारे लोगों को पता नहीं हो। जैसे गांधी जी बाकायदा फ़ी दे के, ट्यूशन फ़ी दे के नाचना सीखे थे, भाषण देना सीखे थे, गाना सीखे थे लंदन में। ये इतिहास की नॉर्मल करिकुलम बुक्स जो होती हैं उन किताबों में नहीं पाया जाता। पियानो बजाना सीखा, नाचना सीखा वगैरह वगैरह। और उसके बाद मीर अली का पूरा इंसिडेंट कि कैसे उनको पीटा था इन लोगों ने, कैसे वो बेहोश होकर ऑलमोस्ट मृतप्राय हो गए थे और उनको डॉक्टर जोसेफ डोक ने बचाया, और उसकी बेटी ओलिवा ने उनके लिए गाना गाया कि संगीत कितना प्रिय था उनके लिए। सॉरी। तो ये सब चीज़ें, या फिर कितने तरह के टैक्स कर, चंपारण सत्याग्रह के समय में नीलहे जो थे, टैक्स का, नीलहों का जो अत्याचार है, उसके लिए मैंने राजेंद्र प्रसाद की किताब पढ़ी, उनकी लिखी हुई। तो इसको लिखने में कई शोध कार्य बहुत हुए हैं, बहुत तरह तरह मैंने कहा कि शोध बहुत जबरदस्त हुआ है, बहुत हुए हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कहीं से भी ये इतिहास, ये काल्पनिक कथा है जी, लेकिन इतिहास के जो लोगों, जैसे रतन दुलारी का भाई परमानंद, गदर पार्टी के भाई परमानंद से मिलना, ये काल्पनिक जुड़ाव है। लेकिन भाई परमानंद के बारे में कुछ ऐसी बात न मैं लिख दूं जो सच न हो, या गांधी जी के बारे में कोई ऐसी बात मैं न लिख दूं जो लोग कहें कि ये तो तथ्य था। भाई परमानंद एक किरदार ऐसे आए हैं। अच्छा, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊंगा कि भाई परमानंद कॉलोनी में पटना में, दिल्ली में मैं देखा करता था, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से मैं इसको बोल रहा हूँ, बड़ी साफगोई से, कि मैंने भाई परमानंद के बारे में आपके उपन्यास से गुजरते हुए ही मैंने उनको समझ पाया कि भाई परमानंद कौन थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो मैंने इसको मतलब अंडरलाइन भी किया है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि बहुत कम लोग शायद ये समझ पाएंगे कि यदि गांधी बाबा न होते तो इस देश का बंटवारा तो होता ही, लेकिन वह 2 में नहीं 3-4 हिस्सों में बट गया होता है। ये जो है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इस संदर्भ में कि आज गांधी पे एक तरह का एक दोषारोपण भी हो रहा है कि गांधी के कारण ही देश का विभाजन हो गया, लेकिन आपने जो दिया है कि गांधी बाबा ना भी होता 3-4 हिस्सों में बट गया होता है, तो ये स्थितियां बन गई थी। बिल्कुल बन गई थी, ये स्थितियां बन गई थी। और आप देखें, अगर इतिहास के पन्नों में जाकर देखें बढ़िया से, जो हम लोग की जो इतिहास के जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें जाकर शोध करें तो आप देखेंगे कि ये तो एक पक्ष था जो ये लेकर बैठा था कि गांधी जी को अगर अच्छा था तो गांधी जी का, बुरा था तो गांधी जी का। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक ऐसी स्थिति तैयार कर दी थी तब तक कि किसी भी हालत में देश का बंटवारा तो होना ही था। गांधी जी बल्कि अब ये बचाने की कोशिश में लगे हुए थे उस वक्त कि कैसे ये 2 में ही होके रह जाए, 2 में ही होके रह जाए, नहीं तो आपकी तमाम जितनी रियासतें थी, जितनी थी, उन तमाम चीज़ों में बट के हिंदुस्तान की हालत, अंग्रेज़ों की जो परिकल्पना थी, उनकी परिकल्पना ये थी कि पूरे हिंदुस्तान को ऐसा डिसमेंबर करके रख दो कि ये फिर इकट्ठा एक साम्राज्य हो ही ना पाए। ये सरकार ये हाथ में हमारे रहेगी, ये कठपुतलियाँ रहेंगी, हम इनसे खेलेंगे। लेकिन भाग्य है, सौभाग्य कहिए कि हम उस वक्त, लोग किन तथ्यों के बेस पर कहते हैं पता नहीं, लेकिन ये सौभाग्य है कि गांधी जी थे जिसकी वजह से ये सब इकट्ठा होकर, लोग सब नेता एक जगह इकट्ठा हुए, सब ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की और सब लोगों ने सोच के ये काम सोचा, इसलिए मैंने उसको उद्भाषित किया। लेकिन उसमें वही मैंने देखा कि वो पूरा का वो नटाल से लेकर के आपका जो है, फिर जो है निरहों का जो है वो अत्याचार, और ये गांधी बाबा का वो सारी बातें आई हैं, भाई परमानंद जी का भी आया है, और फिर कैसे मोह भंग होता है लोगों का, जो आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे हैं इंडिया गेट के सामने का, आपने वो पूरा मंजर खींचा है। इससे आपने ये बात कह रहे थे तो इससे मुझे याद आई 2 चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा। इसमें 2-3 चीज़ बड़ी विशेष रूप से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गंगझरिया का और रतन दुलारी का, गंगझरिया का विधवा से ब्याह होना, ये एक बहुत बड़ी घटना है हमारे समाज में आज भी, उस समय तो थी ही, आज भी। दूसरा, डोना और गंगा रतन के बीच में एक प्लेटोनिक लव जैसा जो प्रेम जो तैयार होता है, प्रेम का परिवेश, जिसको कि कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये साफ कहा जा सकता है कि इन दोनों में कुछ रिश्ता ऐसा है जो केवल अच्छा लगने या आपस में एक दूसरे को पसंद करने का नहीं है, उससे ज़्यादा गंभीर
उससे ज़्यादा सबलाइम है। जी जी। अब इस उपन्यास के शिल्प के बारे में हम बस एक आध बात आपसे करना चाहते हैं, वो ये कि आप ये सारे जो खंडों के शीर्षक हैं जी वो कविता पंक्तियों के हैं। जी जी तो क्या इस उपन्यास को आपने एक कविता श्रृंखला के रूप में परिकल्पित किया? सर, मैं परिकल्पना मेरी कविता की तरह नहीं थी, लेकिन चूंकि भोजपुरी भाषा में पद्य इतना ज़्यादा मतलब हमारे सभ्यता और संस्कृति में घुसी हुई है हर तरह कोने कोने में, कि मुझे अचानक से जैसे ही मैंने सोचा कि शीर्षक क्या दूं, तो मुझे जैसे बन चले राम रघुराई, मतलब कहवा से उठल अंजोरिया के जोत, अब ये सब ऐसे ही आते गए और मैंने सोचा कि फिर क्यों ना मैं ऐसे शीर्षक ही रख दूं इनका इसी तो तरीके बस से। अब समय हम लोगों का समाप्त हो रहा है। अब ये आखिरी बातें तो बिल्कुल बहुत कुछ आखिरी करनी थी कि एक कवि जब आप कथाकार बनते हैं। एक पुलिस अधिकारी हैं इतने बड़े, जी कभी आपको लिखते हुए इस भूमिका के कारण कोई आंतरिक अड़चन? नहीं सर, मुझे आंतरिक अड़चन कभी नहीं हुई। एक बार केवल इसके परमिशन के लिए लोगों ने कहा था कि आप इसकी पांडुलिपि भेजें, जिसके लिए मैंने साफ कह दिया कि पांडुलिपि में नहीं दे सकता क्योंकि फिर कॉपीराइटेड है, और ऐसे भी मैंने डिक्लेरेशन एक दे देनी पड़ती है हम लोगों को हमारे नियम के हिसाब से। नहीं, मैं इसमें कुछ क्रिएटिव, मैं सृजनशीलता के बारे में सिर्फ नहीं, कह रहा हूँ, और ये अब बस आप जल्दी से क्रिएटिव अड़चने मेरी ऐसी काम की वजह से थोड़ी समय का होता था सर। हाँ, समय के बारे लेकिन में समय का होता था, लेकिन धन्य हो हमारा स्मार्टफोन, गाड़ी में जहाँ भी बैठे हैं, बस यही है कि ऑल थ्रू जब मैं काम कर रहा था तो मैं समझिए कि एक पजेस्ट आदमी की तरह था, जैसे पात्र हमेशा मेरे साथ चल रहे हैं और मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, चल रही है, और उसी को मैं लिखता गया, पढ़ता गया, समझता गया और बस डालता गया। बहुत खुशी हुई मृत्युंजय बाबू, आज आपसे हम लोगों ने बातचीत की और हमारे दर्शकों श्रोताओं सब ने इसका आनंद लिया और बहुत ज्ञानवर्धन भी हुआ उनका। और अब मैं समझता हूँ कि अब अगला कदम ये होगा हम सबका कि इस उपन्यास को मूल भोजपुरी में या हिंदी अनुवाद में पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलांशु जी, आपका भी और सभी दर्शकों